531 इंटरनेशनल खेल सकता है। रघुवंशी मेंशन। सब नाश्ता कर रहे थे। सरगम सबको नाश्ता परोस रही थी, लेकिन उसके के चेहरे की लाली बता रही थी कि कल वो पूरी तरीके से देव की हो गई। वो भी अपने मन से। देव तो अभी तक उठकर नीचे भी नहीं आया था। दृष्टि की नज़र सरगम पर ही थी। कहीं ना कहीं दृष्टि को समझा रहा था कि सरगम का चेहरा इतना ग्लो क्यों कर रहा है। और फिर उसने धीरे से दिव्यांश के कान में कहा, अंडस्को, दादा बनने की तैयारी कर लो। दिव्यांश ने हैरानी से दृष्टि को देखा और बोला, अंडस्को, क्या बात कर रही हो, सरगम प्रेग्नेंट है। दृष्टि बोली, अंडस्को, प्रेग्नेंट नहीं है तो हो जाएगी। दिव्यांश ने एक बार दृष्टि की ओर देखा, लेकिन उसे तो कुछ समझ नहीं आया। वैसे भी उसके नजरिए में और दृष्टि के नजरिए में फर्क था। दिव्यांश ने भी धीरे से कहा, अंडस्को, क्या कह रही हो तुम, मुझे समझ नहीं आया। दृष्टि बोली, अंडस्को, आपकी बहू और बेटे के बीच में सब कुछ ठीक हो गया। दिव्यांश ने हैरानी से कहा, अंडस्को, उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम थी। दृष्टि बोली, अंडस्को, हाँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, आप नहीं समझेंगे, लेकिन फिलहाल वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन वो सब छोड़िए, अपने बेटे को फोन मिलाइए, 9 बजे बज रहे हैं, सोता ही रहेगा। माना छुट्टी है, इसका मतलब ये तो नहीं कि कमरे से निकलेगा ही नहीं। पहले तो कभी संडे के दिन इतना नहीं सोया। दिव्यांश ने फोन निकाला और देव को कॉल किया। देव ने भी नींद में फोन रिसीव करके कहा, अंडस्को, आ रहा हूँ पापा, कल रात ठीक से सोया नहीं, इसीलिए टाइम से आंख नहीं खुली। इतना कहकर उसने फोन कट कर दिया। थोड़ी देर बाद देव भी तैयार होकर नीचे आया। उसने आते ही पहले सरगम के बालों को किस करके कहा, अंडस्को, गुड मॉर्निंग सरगम, और फिर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। सब हैरानी से देव को देख रहे थे, लेकिन देव ने किसी को नहीं देखा और सरगम की कलाई पकड़कर बोला, अंडस्को, मुझे भी कुछ दे दो, भूख लग रही है। सरगम ने देव को आंखें दिखाई तो देव ने सब की तरफ देखा और कंधे उचकाकर कहा, अंडस्को, ऐसे क्या देख रहे हो। सब ने एक साथ नामे गर्दन हिला दी, लेकिन तभी सब हंसने लगे और सरगम शर्मा गई। देव ने भी गर्दन नीचे करके नामे गर्दन हिलाए और नाश्ता करने लगा। और तभी आर्या ने अभिमान के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, अंडस्को, अभिमान, आज तो आराध्या को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। अभिमान बोला, अंडस्को, अनिरुद्ध ले जाएगा, मेरी उससे बात हो गई। ये सुनकर शिवाय ने हल्के गुस्से में कहा, अंडस्को, आराध्या अनिरुद्ध की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हें उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। अभिमान बोला, अंडस्को, पापा, मुझे काम है। शिवाय ने कहा, अंडस्को, आज संडे है, जहां तक मैंने शेड्यूल देखा है कोई मीटिंग नहीं है, तो अब चुपचाप आराध्या को हॉस्पिटल लेकर जाओ। अभिमान ने बहस करना ठीक नहीं समझा। सच बात तो ये थी, वो आराध्या के घर जाना ही नहीं चाहता था। जब जब अनिरुद्ध उसे जीजा जी बोलता था, अभिमान को गुस्सा आ जाता था, पूरी तरीके से इग्नोर करना चाहता था। लेकिन शिवाय के डिसीजन के सामने उसने हार मान ली। उसने जैसे तैसे नाश्ता किया और गाड़ी की चाबी उठकर बाहर चला गया। उसके जाते ही आर्या ने शिवाय से कहा, अंडस्को, थोड़ा प्यार से भी समझा सकते हो। शिवाय भी नाश्ता करता हुआ बोला, अंडस्को, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तुम्हारा बेटा प्यार से मान ही नहीं सकता, हर बार से गुस्सा दिखाना पड़ता है, पता नहीं कब बड़ा होगा, कब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगा। तभी हीर ने सरगम से कहा, अंडस्को, मीरा की तबीयत कैसी है। सरगम बोली, अंडस्को, अब तो ठीक है, मैंने उनका नाश्ता कमरे में ही भिजवा दिया, आप फिक्र मत कीजिए। दूसरी तरफ मीरा के जब खुली तो उसने कृष को अपनी आंखों के सामने पाया। मीरा को पिछले 2 दिनों जो कुछ हुआ वो सारी बातें एक ही सेकंड में याद आ गई। उसे ये भी याद आ गया कि कृष ने अपने प्यार का इजहार किया था और ये सब याद करके मीरा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने अपना एक हाथ उठाकर कृष के गाल पर रखना चाहा और तभी कृष बिना आंखें खोले बोला, अंडस्को, छुटकी लगता है ठीक हो गई हो। ये सुनकर मीरा का हाथ रुक गया और वो आंखें फाड़े कृष को देखने लगी। और तभी कृष बोला, अंडस्को, आंखों को जरूरत से ज्यादा खोलने की कोशिश मत करो, जितनी है उतनी ही रहेंगी, ज्यादा खोलने से मोटी नहीं हो जाएंगी। मीरा बोली, अंडस्को, मिस्टर रघुवंशी, आप जग रहे हैं तो फिर सोने का नाटक क्यों कर रहे हैं।
कृष बोला, तबीयत ठीक है तुम्हारी? मीरा ने हमें गर्दन हिला दी। कृष ने आगे बढ़कर मीरा को बाहों में भर लिया और उसका सिर अपने सीने पर रखकर एक ही हाथ से सहलाता हुआ बोला, एक बात बताओ छुटकी, इतना सोचना जरूरी है कि खुद की तबीयत ही खराब कर दी। मीरा की आंखों में पानी आ गया और उसके आंसू कृष के सीने पर गिरने लगे। कृष ने कुछ नहीं कहा, वो अच्छे से जानता था कि मीरा क्यों रो रही है। कृष ने अगले ही पल मीरा को रोल करके अपने नीचे कर लिया और बोला, बहुत देर से रो रही हो, मुझे बताओगे कि रो क्यों रही हो? मीरा ने मुंह बनाकर नाराजगी दिखाते हुए कहा, जब आप मुझे प्यार करते थे तो आपने कहा क्यों नहीं? आपको पता है मैं मंडप में कितना रोई थी और उसके बाद पूरा दिन कॉलेज में भी रोई थी, कोई लेक्चर अटेंड नहीं किया और ये सब हुआ आपकी वजह से। कहते कहते मीरा की आंखें फिर से भर आई। कृष के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आई। उसने बारी बारी से मीरा के आंखों को चूम कर कहा, अच्छा माफ कर दो छुटकी, पर मैं क्या करता, मुझे थोड़ी पता था कि मेरे बराबर में मेरी मीरा बैठी हुई है। मुझे तो लगा मेरे बराबर में बानी है और मैं बानी को बिल्कुल प्यार नहीं करता। वो अलग बात है कि वो मेरी बचपन की दोस्त है, लेकिन प्यार अलग है और दोस्ती अलग, और वैसे भी इतनी पक्की दोस्ती नहीं थी कि मैं उससे शादी ही कर लूं। इतना कहकर कृष ने मीरा को अपने सीने से लगा लिया और फिर उसके बालों को सहलाता हुआ बोला, अच्छा शांत हो जाओ, चलो नहा लो। मीरा ने हमें गर्दन हिलाई और कृष से दूर होकर वॉशरूम में चले गई। दूसरी तरफ अभिमान ने गाड़ी अपार्टमेंट के बाहर रोकी। वो गाड़ी से उतरा, उसने अपना फोन निकाला और आराध्या का नंबर डायल किया। आराध्या ने 2 ही रिंग में फोन रिसीव कर लिया। अभिमान बोला, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ, आराम से नीचे आ जाना। आराध्या बोली, अभिमान तुम ऊपर भी तो आ सकते हो, मम्मी पापा से मिल लो। अभिमान ने कहा, आराध्या कितनी बार कहूँ तुम्हारा भाई मुझे जीजा जीजा जी कहेगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं अपना मूड नहीं खराब करना चाहता, तुम नीचे आ जाओ, मैं यही वेट कर रहा हूँ। आराध्या बोली, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, तब तक तुम शिवांगी से मिल लो। अभिमान ने पूछा, कहाँ है शिवांगी? आराध्या बोली, वही नीचे जो पार्क है, अनिरुद्ध और शिवांगी वहीं पर है, थोड़ी देर उनसे मिल लो, तब तक मैं तैयार होकर आ जाऊंगी। अभिमान बोला, ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। इतना कहकर उसने फोन कट किया और उस अपार्टमेंट के एक छोटे से पार्क की ओर चला गया। अभिमान जैसे ही पार्क के अंदर गया, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। शिवांगी अनिरुद्ध के साथ बैडमिंटन खेल रही थी और बहुत खुश थी। हालांकि उससे शॉट लग नहीं रहे थे, फिर भी वो अनिरुद्ध के साथ खेलकर खुशी थी। शिवांगी ने अपनी पूरी दुनिया अनिरुद्ध में ढूंढ ली थी। वैसे भी जब वो सारी दुनिया से बाहर आई तो उसने सबसे पहले अनिरुद्ध को देखा, जिसने उससे प्यार से बात की, उसे इस दुनिया से परिचित कराया, वरना तो शिवांगी कभी भी ठीक नहीं होती। अनिरुद्ध का प्यार और मेहनत ही तो थी कि शिवांगी आज नॉर्मल लाइफ जी रही थी। अभिमान जाकर एक बेंच पर चुपचाप बैठ गया ताकि उसे अनिरुद्ध ना देखें और वो अपनी बहन को देखने लगा। उसकी बहन सच में बहुत खुश नजर आ रही थी और तभी उसका एक शॉट लग गया और वो उछलते हुए बोली, अनिरुद्ध तितली ने भी मार दिया। अनिरुद्ध ने ताली बजाते हुए कहा, तो तितली क्या किसी से कम है? तितली तो इंटरनेशनल खेल सकती है। तितली ने हैरानी से अनिरुद्ध को देखा और बोली, इंटरनेशनल मतलब? अनिरुद्ध ने तितली के हाथ से रॉकेट लिया और उसका हाथ पकड़कर एक बेंच पर बैठाया, फिर एक पानी की बोतल उसे बढ़ाते हुए बोला, पहले इसे पी लो, बहुत देर से खेल रही हो, थक गई होगी। शिवांगी ने पानी पी लिया, लेकिन फिर मुंह बनाते हुए बोली, इसमें क्या था अनिरुद्ध? अनिरुद्ध बोला, सिर्फ पानी नहीं था, ग्लूकोज का पानी था, चुपचाप पी लो, ज्यादा नखरे नहीं। शिवांगी ने मुंह बनाया और पानी को पी लिया, फिर वो बोली, अब तो बताओ इंटरनेशनल का मतलब? अनिरुद्ध ने शिवांगी को समझाते हुए कहा, हर कंट्री के अच्छे अच्छे प्लेयर एक दूसरे के साथ खेलते हैं, उसे कहते हैं इंटरनेशनल खेलना। जब तुम बहुत अच्छे से खेलना सीख जाओगी तो तुम भी किसी भी कंट्री के अच्छे प्लेयर को हरा दोगी। ये सुनकर शिवांगी तो खुश हो गई।
हालांकि उसे खेलना नहीं आता था, लेकिन अनिरुद्ध ने उसकी तारीफ कर दी, उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। फिर वो कन्फर्म करते हुए बोली, अंडरस्को, सच में अनिरुद्ध, तितली सबको हरा देगी। अनिरुद्ध ने शिवांगी के गाल पर हाथ रखकर उसे हल्का सा थपथपा कहा, अंडरस्को, हाँ तितली सबको हरा देगी, क्योंकि तितली बहुत स्ट्रॉन्ग है और अब वो वेजिटेबल भी खाने लगी है ना? शिवांगी ने मुंह बना लिया और नाराज होकर बोली, अंडरस्को, मैं टिंडा नहीं खाऊंगी। शिवांगी का मुंह देखकर अनिरुद्ध को हंसी आ गई और ये सारा नजारा अभिमान एक दूर बेंच पर बैठा हुआ देख रहा था। कहीं ना कहीं वो अच्छे से जानता था कि अनिरुद्ध अच्छा है और शायद यही बात अभिमान को खटकती थी। अभिमान को लगता था कि अनिरुद्ध उसे बीट नहीं कर सकता, जबकि अनिरुद्ध ने तो उसे बहुत पहले बीट कर दिया था। अभिमान अनिरुद्ध को देख रहा था और तभी अभिमान के दिल ने कहा, अंडरस्को, देखा क्या रहा है, तेरी बहन उसके साथ कितना खुश है, तुझे भी अब अनिरुद्ध को अपना लेना चाहिए। और तभी दिमाग ने कहा, अंडरस्को, शिवांगी इसलिए खुश है क्योंकि उसने सिर्फ अनिरुद्ध को देखा है। ये तो वही बात हुई कि कंपटीशन में भागने वाला एक ही है तो वही जीतेगा। शिवांगी दूसरे लड़कों के कांटेक्ट में आएगी तो अनिरुद्ध को भूल जाएगी। तभी दिल ने कहा, अंडरस्को, अभिमान ये तो बकवास करता है, तू मेरी बात सुन, अनिरुद्ध बहुत अच्छा है, वरना तू ही बता ऐसी लड़की को जो ठीक से अपनी बात भी नहीं बता सकती, इसके लिए इतना कौन करता है। अनिरुद्ध के प्यार पर शक मत कर। अभिमान एक बार फिर दिल और दिमाग के बीच में फंस गया था और तभी आराध्या ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही उसने अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया, वो अपने ख्याल से बाहर आया। उसने पलटकर आराध्या को देखा और बोला, अंडरस्को, तुम आ गई। आराध्या बोली, अंडरस्को, हाँ मैं ही हूँ, चले। अभिमान ने हाँ में गर्दन हिला दिया। अनिरुद्ध उठ गया। जैसे ही वो आराध्या को संभालता हुआ पार्क के बाहर जाने लगा, तभी पीछे से अनिरुद्ध ने कहा, अंडरस्को, अरे गुड मॉर्निंग जीजा जी, सुबह सुबह यहाँ। ये सुनकर अभिमान ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और पलटकर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए अनिरुद्ध को देखा तो अनिरुद्ध ने एक मीठी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अंडरस्को, मुझे पता ही नहीं था आप यहीं बैठे हैं, वरना एक गेम में आपके साथ भी खेल लेता। और तभी शिवांगी बोली, अंडरस्को, हाँ, और अनिरुद्ध तो किसी को भी हरा सकता है, वो इंटरनेशनल खेल सकता है। शिवांगी की इतनी प्यारी बात सुनकर अनिरुद्ध ने शिवांगी को एक साइड से गले लगाया और अभिमान के सामने उसके माथे को चूमकर बोला, अंडरस्को, देख मेरी तितली को मुझ पर कितना भरोसा है। आराध्या बोली, अंडरस्को, हाँ हाँ, हम जानते हैं कि तितली को तुझ पर पूरा भरोसा है, अभी हमें हॉस्पिटल जाना है। अनिरुद्ध बोला, अंडरस्को, हाँ हाँ, जाए अस्पताल। और तभी तितली ने अनिरुद्ध को देखकर कहा, अंडरस्को, अब हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। अनिरुद्ध ने नामे गार्डन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को, नहीं, अब तुम बिल्कुल ठीक हो गई, बस जैसा मैं कहूँ वैसा खाना खाना है, समझ गई। तितली खुश हो गई और अभिमान के सामने ही अनिरुद्ध को कसकर गले लगाकर बोली, अंडरस्को, अनिरुद्ध, फिर हम बाइक पर ब्रूम ब्रूम आइसक्रीम खाने चलेंगे। अनिरुद्ध ने हंसकर हाँ में गर्दन हिला दी। अभिमान ये सब देखकर एक बार फिर जल गया, लेकिन क्या कर सकता था, अपनी फितरत से मजबूर था। पता नहीं कि उसके अंदर ऐसा क्या था कि वो अनिरुद्ध को देखकर अंदर ही अंदर किलिस से जाता था। अभिमान बोला, अंडरस्को, चले आराध्या। आराध्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। अभिमान ने अपना एक हाथ उठाकर शिवांगी के गाल पर हाथ लगाना चाहा तो शिवांगी थोड़ा सा पीछे हट गई। शिवांगी का ऐसा करना अभिमान को एक अजीब सा दर्द दे रहा था। उसकी शिवांगी उसे बिल्कुल भूल गई थी। 532 आदत बन गई हो। अभिमान आराध्या को लेकर वहां से चला गया। उनके जाते ही शिवांगी ने अनिरुद्ध की ओर देखकर कहा, अंडरस्को, ये दोनों हॉस्पिटल क्यों जा रहे हैं। अनिरुद्ध जवाब देते हुए बोला, अंडरस्को, तितली, मैंने बताया था ना, आराध्या के घर एक छोटा सा बेबी आने वाला है, उसी के लिए अस्पताल गए हैं। तितली अपनी मासूमियत के चलते बोली, अंडरस्को, हॉस्पिटल से बेबी आएगा। अनिरुद्ध को हंसी तो आ रही थी, लेकिन वो तितली का मजाक नहीं बनाना चाहता था, इसलिए वो बोला, अंडरस्को, हाँ, हॉस्पिटल से ही आता है बेबी। तभी शिवांगी बोली, अंडरस्को, अनिरुद्ध, चलो ना, हम भी एक बेबी हॉस्पिटल से लेकर आते हैं।
ये सुनते ही अनिरुद्ध की आंखें हैरानी से फैल गई और वो शिवांगी का हाथ पकड़कर अपार्टमेंट के अंदर लाता हुआ बोला, अंडस्को, अभी हमें बच्चे की जरूरत नहीं है, अभी तो तुम ही बच्ची हो, एक और बच्चा नहीं संभाल पाऊंगा, चलो नाश्ता करते हैं। इतना कहकर अनिरुद्ध शिवांगी को लिफ्ट के अंदर ले आया और थोड़ी ही देर बाद वह दोनों फ्लैट के बाहर खड़े हुए थे। शिवांगी फिर बोली, अंडस्को, अच्छा ये तो बताओ हॉस्पिटल में बच्चे को देता कौन है? अनिरुद्ध को समझ नहीं आ रहा था वो शिवांगी को कैसे समझाएं। फिर उसने फ्लैट का गेट खोलते हुए कहा, अंडस्को, ये सारी बातें ना तुम मम्मी से पूछा करो, मम्मी तुम्हें बताएगी। शिवांगी ने हमें गर्दन हिलाए और सीधा किचन में गई जहां वंदना काम कर रही थी। उसने बहुत हक से वंदना को पीछे से गले लगाया और बोली, अंडस्को, मम्मी बच्चे कहाँ से आते हैं? ये सुनकर वंदना ने घूमकर हैरानी से शिवांगी को देखा और डैनी जो कि अखबार लेकर सिटिंग एरिया में बैठा हुआ था, उसे खांसी आ गई। डैनी ने अपनी कॉफी उठाई और चुपचाप बालकनी की ओर चला गया। पीछे पीछे अनिरुद्ध भी चला गया। डैनी ने बालकनी में रखी टेबल पर अपना कप रखा और अनिरुद्ध को देखकर बोला, अंडस्को, ये क्या हो रहा है? अनिरुद्ध ने कंधे उचकाकर कहा, अंडस्को, मैं अकेला ही शिवांगी के सवालों का जवाब क्यों दूं? थोड़ा बहुत परेशान तो आपको और माँ को भी होना चाहिए। वही वंदना को समझ नहीं आ रहा था वो शिवांगी को क्या जवाब दे। इतने में शिवांगी ने फिर कहा, अंडस्को, बताओ ना माँ, बच्चे कहाँ से आते हैं? वंदना ने एक नज़र बालकनी की ओर देखा जहां बाप बेटे दांत फाड़ रहे थे और फिर शिवांगी को देखकर बोली, अंडस्को, अस्पताल जाते हैं ना तो वहां एक परी आती है और वो परी बच्चे को देकर चली जाती है। शिवांगी बोली, अंडस्को, माँ आप सच कह रही हो। वंदना क्या जवाब देती, वो तो खुद ही तितली जितनी इनोसेंट थी। उसने हमें गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस्को, हाँ मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, चलो बैठो नाश्ता लगा देती हूँ। शिवांगी बोली, अंडस्को, नहीं माँ, पहले मुझे नहाना है। अनिरुद्ध कहता है अच्छे बच्चे नहाकर नाश्ता करते हैं। वंदना ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, अंडस्को, अनिरुद्ध तो झूठ बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम बैठो मैं नाश्ता लगा देती हूँ। शिवांगी ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस्को, अनिरुद्ध झूठ नहीं बोलता, वो बहुत अच्छा है, वो हमेशा सच बोलता है, आप ऐसे मत बोलो। वंदना तो हैरानी से शिवांगी को देख रही थी। आंख बंद करके शिवांगी अनिरुद्ध पर ट्रस्ट करती थी, लेकिन अगर ये ट्रस्ट टूट जाता तो शिवांगी मर जाती। ये बात वंदना समझ रही थी। फिर उसने शिवांगी के गाल पर हाथ रखकर कहा, अंडस्को, अच्छा जाओ फिर जल्दी से नहा कर आओ, मैं नाश्ता लगाती हूँ। शिवांगी ने हमें गर्दन हिलाए और वहां से चली गई। दूसरी तरफ अभिमान और आराध्या दोनों ही अस्पताल से बाहर आ रहे थे। आराध्या बिल्कुल ठीक थी और उसका दूसरा सेमेस्टर स्टार्ट हो गया था। अभिमान ड्राइव कर रहा था और आराध्या विंडो के बाहर देख रही थी। तभी अभिमान बोला, अंडस्को, घर कब चलोगी? आराध्या ने कहा, अंडस्को, कुछ दिन और मम्मी पापा के पास रहना चाहती हूँ, लेकिन अगर तुम कहोगे तो अभी चलूंगी। अभिमान बोला, अंडस्को, तो फिर चलो, अभी चलो। आराध्या ने हैरानी से अभिमान को देखा तो अभिमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। आराध्या बोली, अंडस्को, कुछ दिन और। अभिमान बोला, अंडस्को, मैंने तुम्हें 2-3 दिन छोड़ दिया, इससे ज्यादा नहीं छोड़ सकता। कमरा खाने को दौड़ता है, कमरे में घुसने का मन नहीं करता। ये सुनकर आराध्या हैरानी से अभिमान को देख रही थी। फिर मन ही मन खुद से बोली, अंडस्को, ये वही लड़का है जो मेरी शक्ल नहीं देखना चाहता था, आज मेरे बिना इसे कमरा खाने को दौड़ता है। आराध्या अपने मन में सोच ही रही थी कि तभी अभिमान बोला, अंडस्को, हाँ मैं वही लड़का हूँ। बड़े पापा कहते हैं डेली एक पिलर को देखो उससे भी प्यार हो जाता है, तुम तो फिर भी बीवी हो। आराध्या ने बात को पकड़ते हुए कहा, अंडस्को, मतलब मुझसे प्यार हो गया? ये सुनकर अभिमान ने झटके से ब्रेक मारी। आराध्या थोड़ा आगे हुई, लेकिन अभिमान ने अपना हाथ रख दिया और फिर आराध्या को हैरानी से देखने लगा। आराध्या बोली, अंडस्को, ऐसा मैंने क्या पूछ लिया जो मुझे इतनी हैरानी से देख रहे हो? अभिमान बोला, अंडस्को, प्यार नहीं हुआ है और इस वहम में मत रहना कि मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा, तुम्हारी आदत हो गई। आराध्या बोली,
अंडरस्को आदत और प्यार में ज्यादा फर्क नहीं होता। अभिमान ने गाड़ी का गियर चेंज करते हुए कहा, अंडरस्को चेंज द टॉपिक, काफी इरिटेटिंग टॉपिक है। आराध्या के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई और वो बाहर की तरफ देखने लगी। अभिमान ने 1 घंटे बाद गाड़ी मेंशन के बाहर रोकी। मेंशन के बाहर जमावड़ा लगा हुआ था। आराध्या और अभिमान दोनों ही गाड़ी से उतरे और हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। आराध्या बोली, अंडरस्को कुछ हुआ है क्या घर में? अभिमान बोला, अंडरस्को जब मैं गया था तब तो सब ठीक था, अब पता नहीं पूरी फैमिली बाहर क्यों खड़ी है। खैर छोड़ो, चलो अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। इतना कहकर अभिमान ने आराध्या का हाथ पकड़ा और अंदर आ गया। अंदर जाकर उसने देखा तो पूरी फैमिली खड़ी हुई सरगम और मीरा को एक एक करके गले लगा रही थी। अभिमान बोला, अंडरस्को क्या हो रहा है यहाँ? हर्षवर्धन ने कहा, अंडरस्को मीरा, क्रिश, सरगम और देव ट्रिप पर जा रहे हैं। अभिमान ने कंधे उचका कर कहा, अंडरस्को तो इसीलिए पूरी फैमिली उन्हें छोड़ने आई है। हर्षवर्धन ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को हाँ, मीरा और सरगम पहली बार बाहर जा रही है ना, तो किसी का भी मन नहीं है उन्हें भेजने का, लेकिन देव ने प्लान बना लिया इसलिए सारे जा रहे हैं। अभिमान बोला, अंडरस्को और कहाँ जा रहे हैं? हर्षवर्धन ने कहा, अंडरस्को ऑस्ट्रेलिया। तब तक मीरा और सरगम सबसे मिलकर अभिमान और आराध्या के सामने आ गई। मीरा ने अभिमान को देखा, कहा, अंडरस्को बाय भैया। अभिमान ने मुस्कुराकर बाय कहा और फिर क्रिश को देखकर कहा, अंडरस्को ओ छोटे चाचू छोटी चाची का ख्याल रखना। अभिमान के मुंह से ये सब सुनकर सब हैरानी से अभिमान को देखने लगे और अभिमान का वहां खड़े रहना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। वो अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लेकर वहां से चला गया, या कह सकते हैं कि वो शर्मा कर वहां से चला गया। देखते ही देखते मीरा, सरगम, क्रिश और देव वहां से चले गए। पूरी रघुवंशी फैमिली उन्हें बाय कर रही थी, जैसे कोई छोटा बच्चा पहली बार स्कूल जाता है और उसका पूरा परिवार उसे बाय करने के लिए गार्डन में खड़ा हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही रघुवंशी फैमिली बिहेव कर रही थी। अभिमान कमरे में जाकर सोफे पर बैठ गया और तभी उसका फोन रिंग हुआ। अभिमान ने फोन रिसीव किया और बोला, अंडरस्को क्या हुआ, तुमने वो ऑडियो अभी तक नहीं भेजी? सामने से आवाज आई, अंडरस्को सर मिल नहीं रही है, मैंने पुलिस रिकॉर्ड भी चेक किया लेकिन वहां से भी डिलीट हो गई। अभिमान ने गुस्से में कहा, अंडरस्को तुम्हें मैं पागल नजर आता हूँ? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी ये बातें सुनने के लिए तुम्हें पैसे दे रहा हूँ? कार्तिक मेरा दोस्त था और वो लड़की बच नहीं सकती जिसने कार्तिक को मरने पर मजबूर कर दिया। पैसे जितने चाहिए उतने दे दूंगा, लेकिन मुझे सबूत लाकर दो और सही सबूत लाकर देना। अगर तुम्हारे सबूत में थोड़ी भी हेरा फेरी हुई तो इस दुनिया से रुखसत कर दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, समझे? इतना कहकर अभिमान ने फोन कट कर दिया और तभी उसके कान में आराध्या की आवाज आई, अंडरस्को किस लड़की की बात कर रहे हो? ये सुनकर अभिमान ने पलटकर आराध्या को देखा और थोड़ा सा हैरान हो गया। वो नहीं जानता था आराध्या इतनी जल्दी कमरे में आ जाएगी। फिर उसने बातों को घुमाते हुए कहा, अंडरस्को कोई है तुम नहीं जानती? आराध्या बोली, अंडरस्को कोई है मतलब गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? अभिमान बोला, अंडरस्को क्या बकवास कर रही हो, तुम अच्छे से जानती हो मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, जो कुछ हो तुम ही हो। आराध्या ने एक बार फिर पूछा, अंडरस्को और मैं क्या हूँ? अभिमान आराध्या की आंखों में देखकर बोला, अंडरस्को बीवी हो मेरी और ये जो तुम मुझे घुमा घुमा के पूछ रही हो ना कोई फायदा नहीं है, बता चुका हूँ, आदत बनती जा रही हो तुम मेरी, प्यार व्यार कुछ नहीं है, इस घमंड में मत रहना, समझ गई? इतना कहकर अभिमान ने अपना लैपटॉप उठाया और बाहर की तरह जाने लगा और फिर कुछ सोचकर रुका और पलटकर बोला, अंडरस्को अब थोड़ा रेस्ट कर लो और अपने घर पर फोन करके बता भी देना कि तुम रघुवंशी मैंशन आ गई। अपने माँ बाप से मिलने का मन करता है तो बता देना, मिलवा कर ले आऊंगा। आराध्या ने हमें गर्दन हिलाई और अभिमान वहां से चला गया। दूसरी तरफ वेदांत और सार्थक दोनों ने रजावत साहब की पुरानी फैक्ट्री जो बरसों से बंद पड़ी थी उसे खोलने का डिसीजन ले लिया था। दोनों ही गाड़ी में बैठे हुए थे। वेदांत और सार्थक ने गाड़ी पुरानी फैक्ट्री के बाहर रोकी। दोनों ही गाड़ी से उतरे और उस फैक्ट्री को देखने लगे जिसके गेट पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था।
वेदांत बोला, अंडरस्को, यार सार्थक मंजिल थोड़ी लंबी लग रही है। सार्थक ने एक अंगड़ाई तोड़ी और बोला, अंडरस्को, मैंने तो सुबह ही कहा था कि रहने देते हैं, लेकिन तुमने ही कहा कि नहीं भाई, अब शौर्य भाई ने काम बताया है तो करके ही मानेंगे। शौर्य भाई खुद तो यहाँ काम करने आएंगे नहीं, हम दोनों को भेज दिया, इज्जत पर बात आ गई, पीछे नहीं हट सकते। चलो कम से कम फैक्ट्री को खोलकर देखे तो कितनी मशीनें खराब है और कितनी ठीक। वेदांत ने हमें गर्दन हिलाए और सबसे पहले फैक्ट्री के गेट के पास आया। उस गेट को ऐसे छुआ जैसे मंदिर की पैड़ी छूते हैं। इसमें दो राय नहीं थी, वेदांत में वंशिखा और वरदान दोनों के गुण थे, अच्छे भी और बुरे भी। वेदांत जितना अपने पापा जितना शार्प माइंड था, उतना ही वंशिखा जितना संस्कारी भी। वेदांत को ऐसे देखकर सार्थक ने भी ऐसे ही किया जैसे वेदांत ने किया था। फिर सार्थक ने जेब में से चाबी निकाली और फैक्ट्री खोल दी। फैक्ट्री का दरवाजा जब खोल रहे थे तो उससे बहुत ज्यादा आवाज हो रही थी। पता चल रहा था कि बहुत ज्यादा दिनों से बंद होने की वजह से उसमें आवाज होने लगी है। वेदांत बोला, अंडरस्को, सबसे पहले इसमें तेल डालना पड़ेगा, अंदर चलकर देखते हैं किस किस में तेल डालना पड़ेगा। दोनों ही फैक्ट्री के अंदर आ गए। पूरी फैक्ट्री धूल मिट्टी से भरी हुई थी, एक एक मशीन पर एक एक इंच की धूल पड़ी हुई थी। वेदांत ने एक गहरी सांस लेकर कहा, अंडरस्को, सार्थक, टीम बुलानी पड़ेगी। सार्थक भी एक मशीन को देखकर बोला, अंडरस्को, हाँ, पहले इन मशीनों को साफ करवाते हैं और फिर देखते हैं कि कौन सी मशीन कितना काम करती है। दोनों ही फैक्ट्री में काफी देर तक बात करते रहे। जैसे ही दोनों बाहर आए, उनकी आंखें हैरानी से फैल गई। उनके सामने आसपास की कॉलोनी के बहुत सारे आदमी खड़े हुए थे। सार्थक ने उन सबको देखा और बोला, अंडरस्को जी, आप सब कौन है? उनमें से एक अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा, अंडरस्को साहब, हम पहले यही काम करते थे, लेकिन फिर ये फैक्ट्री बंद हो गई तो हम लोगों का रोजगार भी चला गया। धीरे धीरे हमने अपना रोजगार बाहर ढूंढ लिया, लेकिन वहां से ज्यादा पैसे नहीं मिलते। अगर आप ये फैक्ट्री चालू कर रहे हैं तो हम सबको फिर से रोजगार मिल जाएगा। इतना कहकर उस आदमी ने हाथ जोड़े और बोला, अंडरस्को साहब, कर लीजिए ना फैक्ट्री चालू। सार्थक ने वेदांत को देखा। वेदांत ने हमें गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को, हाँ हाँ, फैक्ट्री चालू करने ही आए हैं, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। आप तो फैक्ट्री की हालत देख ही रहे हो कैसी हो रही है। साफ सफाई करनी पड़ेगी, मशीनों को चेक करवाना पड़ेगा। तभी उनमें से एक आदमी ने कहा, अंडरस्को साहब, हमें बताइए ना, हम सारी मशीन साफ कर देंगे। 533 साहब, कोई मुझे छुए, मुझे पसंद नहीं। वेदांत को आइडिया सही लगा। वैसे भी तो उन्हें बाहर से टीम बुलानी पड़ती, तो क्यों इन्हीं आदमियों से साफ करवा लिया जाए। यही सोचकर वेदांत बोला, अंडरस्को, लेकिन ये मशीन बहुत महंगी है, अगर साफ सफाई करते हुए खराब हो गई तो। उनमें से एक दूसरे आदमी ने कहा, अंडरस्को साहब, नहीं होगी खराब, पहले भी तो हम इसी मशीन में काम करते थे। 4 साल पहले ये फैक्ट्री बिल्कुल ठीक चल रही थी। 4 साल में मशीन खराब नहीं होती। यकीन नहीं आता तो आप रजावत साहब से पूछ लीजिए। वेदांत बोला, अंडरस्को, तो फिर ठीक है, शुभ काम में देरी कैसी, चलिए फैक्ट्री को साफ करते हैं। इतना कहकर वो उन सारे आदमियों को लेकर फैक्ट्री के अंदर आ गया और सारे आदमी उस फैक्ट्री को साफ करने लगे। वेदांत तो फिर भी थोड़ा बहुत मजदूरों की हेल्प कर रहा था, लेकिन सार्थक तो एकदम बाबूजी बनकर इधर उधर घूम रहा था। तभी वो एक लड़के के पास गया जो दिखने में काफी हल्का फुल्का सा था, लेकिन वो लड़का पूरी जान लगाकर फैक्ट्री की एक मशीन को साफ करने में लगा हुआ था। उसका चेहरा धूल की वजह से पूरा काला पड़ गया, लेकिन फिर भी वो मशीन को साफ कर रहा था। सार्थक ने न जाने क्या सोचकर उस लड़के की कमर पर एक जोरदार मारा और बोला, अंडरस्को, अबे कुछ खा लिया कर, कितना पतला है तू। वो लड़का थोड़ा सा आगे हो गया और फिर पलटकर उसने सार्थक को देखा। उस लड़के ने एक मोटा सा चश्मा लगा रखा था। उसने अपना चश्मा ठीक किया और फिर एक पतली सी आवाज में बोला, अंडरस्को साहब, मारिए मत, कोई मुझे छूता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। सार्थक को हंसी आ गई। उसने उस लड़के की बाजू पकड़कर हिलाते हुए कहा, अंडरस्को, ओहो, तू तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे लड़की हो। मुझे छुओ मत, मुझे अच्छा नहीं लगता। अबे तुझे नहीं छू रहा, पर कह रहा हूँ कुछ खा लिया कर, कुछ ज्यादा ही कमजोर है।
इतना कहकर सार्थक आगे चला गया और वो लड़का अपना चश्मा ठीक करके फिर से काम करने लगा। दूसरी तरफ कृष, मीरा, सरगम और देव चारों ही राजस्थान एयरपोर्ट पर खड़े हुए थे। तभी उनकी फ्लाइट अनाउंस हुई। वो चारों खुशी खुशी वहां से चले गए। चारों ही थोड़ी देर में प्लेन में बैठे हुए थे। देव और सरगम एक साथ बैठे थे, लेकिन मीरा और कृष अलग अलग। मीरा थोड़ा आगे बैठी थी और कृष थोड़ा पीछे। मीरा बार बार पलटकर पीछे देख रही थी। कृष ने उसे आंखों में ही चुपचाप बैठे रहने का इशारा किया, लेकिन मीरा का मन लग नहीं रहा था। वो बार बार पीछे देख रही थी, बस यही चाहती थी किसी तरह कृष उसके पास बैठ जाए। मीरा के बिल्कुल बराबर में एक लड़का बैठा हुआ था, जो दिखने में काफी हैंडसम था। उसकी उम्र करीब 26-27 साल होगी। देखने से ही पता चल रहा था किसी एम्पायर का मालिक है। उस लड़के ने मीरा को देखा और बोला, अंडस्को, आप बार बार पीछे क्या देख रही है? मीरा ने उस लड़के को देखकर पूरी मासूमियत के साथ कहा, अंडस्को, वो पीछे मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं ना, उन्हें ही देख रही हूँ। वो लड़का बोला, अंडस्को, बार बार पीछे देखने से आपके हस्बैंड आगे आकर नहीं बैठ जाएंगे। ये सुनकर मीरा ने उस लड़के को देखकर कहा, अंडस्को, आप जाकर पीछे बैठ जाइए ना, मेरे हस्बैंड यहाँ बैठ जाएंगे। मीरा ने ये बात इतनी मासूमियत से कही थी कि उस लड़के को हंसी आ गई और वो बोला, अंडस्को, और मैं पीछे जाकर क्यों बैठ जाऊं? जबकि मैं जानता हूं कि मेरे पास इतनी खूबसूरत लड़की बैठी है और मैं उस लड़की को छोड़कर उसकी खूबसूरती को इग्नोर करके पीछे जाकर बैठ जाऊं। मीरा थोड़ा सा मुंह बनाकर बोली, अंडस्को, अगर नहीं बैठना तो मत बैठो, फिर सवाल क्यों कर रहे हो? इतना कहकर उसने एक बार फिर पीछे देखा और तभी एक एयर होस्टेस अब मीरा के पास आकर बोली, अंडस्को, मैमा, कोई प्रॉब्लम है? मीरा ने कहा, अंडस्को, मेरे हस्बैंड पीछे बैठे हैं और मैं आगे, क्या मैं और मेरे हस्बैंड एक साथ नहीं बैठ सकते? वो एयर होस्टेस बोली, अंडस्को, मैम, मैं कुछ करती हूँ, जस्ट ए मिनट। इतना कहकर वो पीछे की तरफ चली गई। वहां कृष के पास कोई लेडी बैठी थी। उस एयर होस्टेस ने लेडीज को मना लिया और वो लेडीज वहां से उठकर आगे जाकर उस लड़के के पास बैठ गई और मीरा वहां से चली गई। लेकिन जाते जाते उसने एयर होस्टेस को देखा और मुस्कुराकर थैंक यू बोला और फिर सीधा कृष के पास चली गई। कृष ने भी अपनी बाहें फैला दी और मीरा सीधा जाकर के कृष के गले लग गई। वो लड़का मीरा और कृष को ही देख रहा था। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था और क्या चल रहा था वही जाने। कृष ने मीरा को अपने पास बिठाया और बोला, अंडस्को, ये छुटकी कुछ घंटे की बात थी, उसके बाद फ्लाइट एक्सचेंज होती तो मेरे साथ बैठ जाती, लेकिन कुछ घंटे भी इंतजार नहीं हुआ। उद्धरण चिन्ह। मीरा बोली, अंडस्को, मैं यहाँ आपके साथ घूमने आई हूँ, तो किसी अजनबी के साथ क्यों बैठूं? वैसे भी वो लड़का मुझसे बात कर रहा था, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। इतना कहकर उसने कृष के कंधे पर सिर रख लिया और जैसे ही सामने देखा, वो लड़का मीरा को ही देख रहा था। मीरा को उसका देखना अच्छा नहीं लग रहा था, जबकि उस लड़के के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट थी। पहले तो मीरा पलट पलट कर देख रही थी, अब उस लड़के को बेचैनी हो गई। वो भी बार बार मीरा और कृष को ही पलट कर देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ पूरा दिन हो गया। सार्थक और वेदांत दोनों ने ही मजदूरों के साथ मिलकर काम किया। वेदांत ने तो फिर भी बहुत ज्यादा काम किया था, लेकिन सार्थक तो थोड़ा सा काम करके ही थक गया था। दोनों की एज वैसे सेम थी, लेकिन वेदांत तो फिर भी सार्थक को किसी बच्चे की तरह ट्रीट करता था। काम खत्म होने के बाद सारे मजदूर एक लाइन में खड़े हो गए। वेदांत ने सबको पैसे बांटने शुरू कर दिए। सब पैसे ले रहे थे और उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कब से वो लोग रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं और अब जाकर उनकी तलाश खत्म हो गई। आखिर में वो पतला सा लड़का बच गया। वेदांत ने उसे भी पैसे दिए और तभी सार्थक ने उस पतले से लड़के के कमर पर एक मारकर कहा, अंडस्को, वेदांत, इसे थोड़े ज्यादा दे दे, ये कुछ ज्यादा ही हल्का है, कुछ खा पी लेगा। उस लड़के ने सार्थक को देखकर अपना चश्मा ठीक किया और बोला, अंडस्को, साहब, मैंने कहा ना, मुझे हाथ मत लगाया करो, अच्छा नहीं लगता। सार्थक ने एक आईब्रो चढ़ाकर कहा, अंडस्को, ओहो, ऐसा तो नहीं, तुम अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और हो। उस लड़के ने अपना सलाइवा गटक लिया। उसका चेहरा पहचान में भी नहीं आ रहा था।
काम करने की वजह से बहुत सारी धूल लगी हुई थी। आंखों पर मोटा चश्मा, पतले पतले से नैन नक्श, देखने में वो लड़का लड़की से कम नहीं था। सार्थक की बात सुनकर उस लड़के ने अपना चश्मा ठीक किया और एक लड़खड़ाती जुबान में बोला, अंडरस्को, आप कहना क्या चाहते हैं? सार्थक कुछ बोलता उससे पहले ही वेदांत ने कहा, अंडरस्को, हम कुछ नहीं कहना चाहते, थोड़ा खा पी लिया करो, बहुत कमजोर हो, यहाँ काम करना है तो ताकत चाहिए, जाओ घर चले जाओ, बहुत रात हो गई। उस लड़के ने पैसे लिए हमें गर्दन हिलाए और वहां से चला गया। उसके जाते ही सार्थक बोला, अंडरस्को, वेदांत ये कुछ ज्यादा ही कमजोर नहीं है, मतलब बिल्कुल हल्का फुल्का सा, इसके जैसे तो मुझ में 4 बनेंगे। वेदांत बोला, अंडरस्को, छोड़ना, कोई लड़का जन्म से ही कमजोर होता है, वो सब छोड़, बहुत काम कर लिया, चल घर चलते हैं। दोनों ही फैक्ट्री के बाहर आ गए। सार्थक ने ड्राइविंग सीट संभाल ली क्योंकि वेदांत बहुत थक गया था और फैक्ट्री से घर करीब 3 घंटे का रास्ता था। करीब 3 घंटे बाद सार्थक ने गाड़ी रजावत हाउस के बाहर रोकी। वेदांत तो सो चुका था, सार्थक को भी बहुत तेज नींद आ रही थी। फिर उसने वेदांत को हाथ लगाकर जागते हुए कहा, अंडरस्को, उठ जा यार, सोता ही रहेगा। वेदांत की आंख खुल गई और वो गाड़ी से उतरकर सीधा रजावत हाउस के अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने देखा शौर्य, सांझ, वरदान और वंशिका सब उन दोनों का ही इंतजार कर रहे थे। वंशिका ने अपने बेटे को देखा तो वो थोड़ा भावुक हो गई। आज से पहले तो वेदांत कभी इतना थक कर नहीं आया था, लेकिन आज तो वेदांत को देखकर ही लग रहा था कि पूरी मजदूरी करके आया है। उसके सफेद कपड़े भी खराब हो गए थे। वंशिका जल्दी से उठकर अपने बेटे के पास गई और बोली, अंडरस्को, थक गया तू? वेदांत ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर अगले ही पल उसने वंशिका को गले लगा लिया और बोला, अंडरस्को, हाँ माँ, थक गया, बहुत थक गया, मजदूरों के साथ खड़े होकर काम करवाया है। इतने में सार्थक भी अंदर आया। वंशिका ने सार्थक के गाल पर भी हाथ लगाकर कहा, अंडरस्को, तू भी थक गया? सार्थक बोला, अंडरस्को, थक तो गया, लेकिन इतना नहीं जितना वेदांत थका है। वंशिका ने कहा, अंडरस्को, तो चलो पहले खाना खा लो। दोनों ने नामे गर्दन हिलाए और बोले, अंडरस्को, पहले नहा लेते हैं। इतना कहकर दोनों ही अपने कमरे की ओर चले गए। उनके जाते ही वंशिका ने वरदान को देखा तो वरदान ने अपनी नजरें मोबाइल में कर ली। वंशिका हल्के गुस्से में बोली, अंडरस्को, क्या जरूरत थी बच्चों को उस बंद फैक्ट्री को खुलवाने की? इतने सारे लोग आपके साथ काम करते हैं, उनसे कह दो, देखा ना कैसी हालत हो गई है बच्चों की। शौर्य बोला, अंडरस्को, बुआ फूफा जी पर गुस्सा क्यों कर रही हो? इतने नाजुक भी बच्चे नहीं हैं हमारे, सिचुएशन को संभाल सकते हैं, और वैसे भी बहुत मौज मस्ती कर ली दोनों ने, अब उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भी होना चाहिए। जैसे ही वरदान को शौर्य का सपोर्ट मिला, वरदान ने भी वंशिका की ओर देखकर कहा, अंडरस्को, सही तो कह रहा है तुम्हारा भतीजा, आखिर कब तक ये मौज मस्ती करते रहेंगे? एक न एक दिन तो उन्हें रजावत इंडस्ट्री संभालनी है, तो फिर काम तो करना पड़ेगा। वंशिका डाइनिंग टेबल पर बैठ गई और वरदान की ओर देखकर हल्के गुस्से में बोली, अंडरस्को, तो क्या एक ही दिन में सारा काम करवा लोगे? थोड़ा भी मेरे बच्चों पर तरस नहीं आता? 3 घंटे ड्राइव करके जाते हैं, फिर 3 घंटे ड्राइव करके वापस भी आते हैं, थोड़ा तो उनके बारे में भी सोच लेते। मैं नहीं कहती कि उन्हें काम मत सिखाओ, लेकिन ऐसा भी क्या काम सीखना कि उन्हें खुद ही मजदूरी करनी पड़ जाए। वरदान अच्छे से जानता था वो वंशिका से नहीं जीत सकता, इसलिए उसने शौर्य की तरफ इशारा करते हुए कहा, अंडरस्को, मैंने नहीं कहा था उन्हें फैक्ट्री खोलने के लिए, जो भी पूछना है अपने भतीजे से पूछो। वंशिका ने शौर्य की तरफ देखा तो शौर्य ने सांझ का पल्लू पकड़कर अपना चेहरा छुपा लिया और सांझ को हंसी आ गई। वंशिका गुस्से में शौर्य को कुछ कहती, उससे पहले ही सार्थक और वेदांत नीचे आ रहे थे। दोनों ही फ्रेश होकर कपड़े चेंज करके आ गए थे। वेदांत ने चेयर खींच कर कहा, अंडरस्को, माँ भाई को क्यों डांट रही हो? सही तो कह रहे हैं भाई, एक न एक दिन तो हमें ही सब कुछ संभालना है, तो आज से क्यों नहीं? और ऐसा तो है नहीं मैं काम करते हुए आनाकानी कर रहा हूँ, बहुत मौज मस्ती कर ली, अब जरा देखे तो हमारा बिजनेस कहाँ तक फैला हुआ है।
सार्थक भी चेयर खींचकर बैठ गया और सांझ को देखकर बोला, अंडस्को माँ आज पहला दिन था, कुछ मीठा बनाया। सांझ ने हाँ में गर्दन हिलाए और सार्थक के गाल पर हाथ लगाकर बोली, अंडस्को तुम्हारी फेवरेट खीर बनाई है। ये सुनते ही सार्थक बोला, अंडस्को माँ आप अच्छे से जानती हो खीर मेरी फेवरेट नहीं है, सीधा सीधा बोलो ना कि वेदांत की पसंद का खाना बनाया है। वेदांत ने अपनी कटोरी में खीर को सर्व करते हुए कहा, अंडस्को तो इतना चीड़ क्यों रहा है, भाभी तो पहले से ही मेरी पसंद का ज्यादा ध्यान रखती हैं। वंशिका ने एक कटोरी में सार्थक के लिए गाजर का हलवा सर्व करते हुए कहा, अंडस्को मैंने बनाया है न अपने बेटे के लिए, ले तू इसमें से खा ले। वंशिका और सांझ तो अपने बच्चों को खाना खिलाने में बिजी हो गई। शौर्य और वरदान एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, फिर उन्होंने खुद ही अपना खाना सर्व कर लिया। खाना खाने के बाद सार्थक खड़ा हुआ और खड़ा होकर अंगड़ाई तोड़कर बोला, अंडस्को पापा रोज रोज तो वहां से आना पॉसिबल नहीं है। शौर्य बोला, अंडस्को तो फिर वही रहने का इंतजाम कर लो, हफ्ते में एक बार आ जाना। सार्थक बोला, अंडस्को पापा वो ज्यादा डेवलप एरिया नहीं है, गांव जैसा ही है, वहां होटल मिलना मुश्किल है। शौर्य बोला, अंडस्को तो किसी के घर रेंट पर रह लो, पेइंग गेस्ट बनकर रह लो। सार्थक को अब शौर्य की बात सही लग रही थी। उसने वेदांत को देखा तो वेदांत ने हाँ में गर्दन हिला दी। चैप्टर 534 तुझे लड़कों में इंटरेस्ट आने लगा है क्या? बैंकॉक, देव, सरगम, कृष और मीरा चारों ही वहां से ऑस्ट्रेलिया के लिए फ्लाइट चेंज करने वाले थे और इसलिए उन्हें बैंकॉक के एयरपोर्ट पर वेट करना था। चारों ही एक टेबल पर बैठे हुए थे, तभी कृष बोला, अंडस्को किसी को कुछ खाना है? सरगम ने ना में ही गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस्को नहीं, मेरा तो सिर बहुत दुख रहा है, पहली बार फ्लाइट में बैठी हूं ना, डर भी लग रहा था। देव ने सरगम के गाल पर हाथ लगाकर कहा, अंडस्को मेरे होते हुए डर लग रहा था। सरगम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। कृष ने फिर मीरा को देखकर कहा, अंडस्को ये तोता मैना तो लगे रहेंगे, तुम बताओ कुछ खाओगी? मीरा बोली, अंडस्को भूख तो लग रही है, लेकिन खाने का मन नहीं है। कृष टेबल से खड़ा हुआ और बोला, अंडस्को मैं तुम्हारे लिए कुछ हल्का फुल्का लेकर आता हूँ। इतना कहकर वहां से चला गया। उसके जाते ही मीरा की नजर उस लड़के पर गई। यही वही लड़का था मीरा को फ्लाइट में मिला था। मीरा को उस लड़के को देखकर नेगेटिव वाइब्स आ रही थी, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकती थी। वो थोड़ा सा पलट कर बैठ गई, लेकिन वो लड़का वहीं बैठा रहा और मीरा को घूरता रहा। मीरा उससे करीब 50 फीट की दूरी पर थी, फिर भी उसे कहीं ना कहीं अजीब सी घबराहट हो रही थी। एक तो मीरा की एज भी कम थी, दूसरा वो अपने दिल की बात किसी को जल्दी से बता भी नहीं पाती थी। थोड़ी देर बाद कृष मीरा के लिए चॉकलेट लेकर आया और बोला, अंडस्को तुम्हारे मतलब का यही मिला, बाकी तो ज्यादातर नॉनवेज है। मीरा ने एक चॉकलेट उठाए और बोली, अंडस्को यहाँ हमें वेजिटेरियन खाना नहीं मिलेगा। कृष बोला, अंडस्को मिल तो जाएगा पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, खैर छोड़ो इसे खाओ। मीरा चॉकलेट खाने लगी, लेकिन फिर ना जाने क्यों उसकी नज़र एक बार फिर से उस लड़के की ओर गई। वो लड़का अभी भी कॉफी पीते हुए उन चारों को ही देख रहा था और मीरा को ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़का उसे ही देख रहा है। मीरा ने इग्नोर कर दिया और चॉकलेट खाने लगी। वहीं दूसरी तरफ वेदांत और सार्थक दोनों ने डिसाइड कर लिया था कि वो रोज रोज अप डाउन नहीं करेंगे, बल्कि वहीं कहीं किसी कॉलोनी में ढंग का घर देखकर पेइंग गेस्ट बन जाएंगे। वेदांत ने गाड़ी अपनी फैक्ट्री के बाहर रोकी। दोनों ही उतर कर अंदर चले गए। जाकर खड़े ही हुए थे कि वहां सारे मजदूर आ गए। सार्थक की नज़र फिर से उस हल्के से लड़के पर गई जो थोड़ा पीछे खड़ा हुआ था। पता नहीं क्यों सार्थक को उस लड़के को छेड़ने में बड़ा मजा आता था। सार्थक थोड़ा आगे गया और उसने उस लड़के की बाजू पकड़कर आगे की ओर बोला, अंडस्को नाम क्या है तुम्हारा? उस लड़के ने अपना चश्मा ठीक किया और एक पतली सी मीठी सी आवाज में बोला, अंडस्को सिद्धार्थ। सार्थक ने हंसकर कहा, अंडस्को बड़ा प्यारा नाम है सिद्धार्थ। अच्छा चलो एक बात बताओ, यहाँ हमें होटल मिल जाएगा? सिद्धार्थ ने अपना चश्मा ठीक किया और बोला, अंडस्को जी नहीं, यहाँ आसपास होटल नहीं है,
10 किलोमीटर दूर हाईवे पर होटल है। वेदांत ने कहा, अंडरस्को, यार इतनी दूर कौन जाएगा काम करके, वैसे ही थक जाते हैं। फिर वो सिद्धार्थ के पास आकर बोला, अंडरस्को, तुम यहाँ किसी को जानते हो जो हमें रेंट पर घर दे दे, मतलब पेइंग गेस्ट बन जाए, समझ रहे हो ना पेइंग गेस्ट किसे कहते हैं। सिद्धार्थ ने एक बार फिर अपना चश्मा ठीक किया और बोला, अंडरस्को, जी साहब समझता हूँ, कब चाहिए आपको कमरा। सार्थक बोला, अंडरस्को, आज ही दिला दे, मेहरबानी हो जाएगी। सिद्धार्थ बोला, अंडरस्को, जी यहाँ एक लड़की रहती है, मतलब 2 लड़की रहती है, उनके घर में 3 कमरे हैं, आप चाहो तो एक कैमरा रेंट पर ले सकते हो, मैं आपकी उनसे बात करवा दूंगा या मैं आपको उनका फ़ोन नंबर दे दूंगा। वेदांत बोला, अंडरस्को, ठीक है, अभी काम करते हैं, उसके बाद शाम को हमें सीधा उसके घर लेकर जाना। सिद्धार्थ ने हमें गर्दन हिलाए और तभी वेदांत ने सारे वकर को देखकर कहा, अंडरस्को, चलिए अपने काम पर लग जाए, जितनी जल्दी मशीन साफ होगी उतनी जल्दी फैक्ट्री शुरू हो जाएगी। सब काम करने लगे। सिद्धार्थ भी उन मजदूरों के साथ अंदर चला गया। उसके जाते ही सार्थक बोला, अंडरस्को, इनोसेंट है ना ये लड़का। वेदांत ने सार्थक को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, अंडरस्को, तुझे लड़कों में इंटरेस्ट आने लगा है क्या? सार्थक ने कहा, अंडरस्को, लड़कों में इंटरेस्ट नहीं आता, लेकिन इस लड़के में पता नहीं क्यों इंटरेस्ट आ रहा है। ये लड़का कहीं से लड़का लगता ही नहीं, ध्यान से देखो, इसकी बॉडी बिल्कुल लड़कियों जैसी है। वेदांत ने सार्थक को डांटते हुए कहा, अंडरस्को, तुम उस लड़के का मजाक बना रहे हो, शर्म नहीं आती? कल समझाया था ना कि कुछ लोग जन्म से ही कमजोर होते हैं। चलो अब चुपचाप, और मैं आगे से सिद्धार्थ का मजाक बनाते हुए ना देख लूं। सार्थक ने अपनी हंसी कंट्रोल की और वेदांत के साथ फैक्ट्री के अंदर आ गया। देखते ही देखते शाम हो गई। वेदांत ने फिर से सारे वर्कर्स को पैसे देना शुरू कर दिया। सब वर्कर पैसे लेकर जाने लगे। आखिर में सिद्धार्थ बच गया। वेदांत ने सिद्धार्थ के हाथ में भी पैसे रखते हुए कहा, अंडरस्को, तुम हमें लेकर चलोगे ना वहां जहां हम कुछ दिन रह ले? सिद्धार्थ बोला, अंडरस्को, हाँ साहब, चलिए लेकर चलता हूँ। सार्थक वेदांत आगे आगे चले और सिद्धार्थ उनके पीछे पीछे चल रहा था। सार्थक और वेदांत अपनी गाड़ी के पास आ गए। सिद्धार्थ बोला, अंडरस्को, साहब यही पास में ही है, पैदल चलते हैं। सार्थक ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को, चुपचाप गाड़ी में बैठो, पैदल चलने की हालत नहीं है हमारी, हम भी तुम्हारे साथ उतना ही काम करते हैं जितना तुम करते हो। सिद्धार्थ हिचकिचाते हुए बोला, अंडरस्को, साहब मैं गंदा हो गया हूँ, आपकी गाड़ी गंदी हो जाएगी। वेदांत ने एक आंख उठाकर सिद्धार्थ को देखा और बोला, अंडरस्को, चुपचाप गाड़ी में बैठो, गंदी हो जाएगी। आया बड़ा, अब ये हमें बताएगा हमें अपनी गाड़ी में किसे बैठाना है और किसे नहीं। सिद्धार्थ वेदांत की बात मानकर चुपचाप गाड़ी में बैठ गया। करीब 10 मिनट बाद वेदांत ने गाड़ी एक घर के बाहर रोकी। वो घर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा घर था, 2 ही मंजिल बना हुआ था। सार्थक, वेदांत और सिद्धार्थ तीनों ही गाड़ी से बाहर उतरे। सिद्धार्थ ने सार्थक और वेदांत को देखकर धीरे से शर्मिंदगी के साथ कहा, अंडरस्को, साहब मैंने एक झूठ बोला है, आप गुस्सा मत करना। सार्थक बोला, अंडरस्को, क्या झूठ बोला है? सिद्धार्थ ने कहा, अंडरस्को, साहब ये मेरा ही घर है। वेदांत ने सिद्धार्थ के झूठ को इग्नोर करते हुए कहा, अंडरस्को, कोई बात नहीं, तुम्हारा घर है तो तुम्हारे घर में रह लेंगे, हमें एक कमरा ही चाहिए। कुछ दिनों में फैक्ट्री चल पड़ेगी, उसके बाद हम कभी कभी चक्कर लगाएंगे, लेकिन जब तक फैक्ट्री पूरी तरीके से स्टार्ट नहीं होती तब तक तो हमें यही रहना पड़ेगा। इतना कहकर वेदांत दरवाजे की ओर बढ़ गया। सिद्धार्थ और सार्थक दोनों ही पीछे थे। सार्थक ने सिद्धार्थ को देखकर कहा, अंडरस्को, तो तुम्हारी है 2 खूबसूरत बहन, बड़ी हिम्मत वाले भाई हो कि अपनी 2 खूबसूरत बहन के सामने 2 जवान लड़कों को लेकर जा रहे हो। इतना कहकर उसने सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ मारा और सिद्धार्थ सीधा बोनट पर जा गिरा। सार्थक ने हंसकर कहा, अंडरस्को, यार तू कुछ ज्यादा ही हल्का है, सच में कुछ खा पी लिया कर। सिद्धार्थ बोनट से उठा और सार्थक को देखकर बोला, अंडरस्को, साहब मैंने कहा ना, मुझे हाथ मत लगाया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता।
अगले ही पल सार्थक ने सिद्धार्थ के गालों को अपनी उंगली और अंगूठे के बीच रखा, उसके गालों को हिलाते हुए बोला, अंडरस्को, यार तू लड़कियों की तरह नखरे करता है, वैसे तेरे गाल बहुत सॉफ्ट है। सिद्धार्थ ने जैसे तैसे सार्थक का हाथ झटक दिया और फिर से एक नाराजगी भरे टोन में बोला, अंडरस्को, साहब कहा ना हाथ मत लगाया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। सार्थक ने अपने दोनों हाथ हवा में खड़े किए और बोला, अंडरस्को, ओके सॉरी नहीं लगाऊंगा हाथ, ठीक है गुस्सा मत करो। सिद्धार्थ ने हमें गर्दन हिला दी। इतने में वेदांत गेट के पास पहुंच गया और उसने बेल बजाई, लेकिन किसी ने गेट नहीं खोला। वेदांत ने फिर से बेल बजाई, इस बार भी किसी ने गेट नहीं खोला। वेदांत ने पलटकर सार्थक और सिद्धार्थ को देखा और फिर सिद्धार्थ से कहा, अंडरस्को, तेरी बहन सो तो नहीं गई। सिद्धार्थ ने ना में गर्दन हिला दी। वेदांत बोला, अंडरस्को, 2 बार बेल बजा चुका हूँ, दरवाजा भी खटखटा चुका हूँ, लेकिन तेरी बहन गेट नहीं खोल रही। इतना कहकर वेदांत ने दरवाजे की तरफ मुंह किया और बोला, अंडरस्को, एक बार और ट्राई करता हूँ। उसने फिर से दरवाजा अपने हाथ से बजाते हुए कहा, अंडरस्को, अरे यार खोल दे, थक गया हूँ। और तभी दरवाजा खुल गया। वेदांत ने सामने देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। सामने एक लड़की खड़ी थी, 5 फुट 2 इंच हाइट होगी, चेहरे पर ओवरलोड मासूमियत, हल्के रंग के कपड़े पहने हुए थे, कॉटन के सूट में भी कहर ढा रही थी। वेदांत की नज़र उस लड़की पर ही टिक गई। फिर उसने धीरे से खुद में बड़बड़ाया, अंडरस्को, वामिका यहाँ। वामिका ने सिद्धार्थ को नहीं देखा और वेदांत को देखकर बोली, अंडरस्को, जी आप कौन? वेदांत कुछ बोल नहीं रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस लड़की को वो वन साइड लव करता है, जिसकी याद में वो आज भी बेचैन रहता है, वो लड़की उसकी आंखों के सामने होगी। वेदांत का वन साइड लव उसे बहुत परेशान करता था। उसे नहीं पता था कि उसे यहाँ वामिका मिल जाएगी। वेदांत तो आंखें फाड़े बस वामिका को ही देखता रहा। कुछ पल के लिए उसे लगा कि वो सपना देख रहा है, ये वामिका नहीं है। लेकिन अगले ही पल वामिका ने फिर कहा, अंडरस्को, आपसे पूछ रही हूँ कौन है आप? और तभी पीछे से सिद्धार्थ आया और वामिका को देखकर बोला, अंडरस्को, वामिका ये वेदांत साहब है, फैक्ट्री के मालिक, इन्हें कुछ दिनों के लिए रहने के लिए जगह चाहिए, इसलिए मैंने इन्हें यहाँ आने के लिए कह दिया, मतलब यहाँ लेकर आ गया। वामिका कुछ नहीं बोली। उसने सबसे पहले सिद्धार्थ का हाथ पकड़ा और उसे अंदर खींचा और फिर दरवाजे के पीछे जाकर धीरे से बोली, अंडरस्को, जानते हो ना कैसा मोहल्ला है? उसके बाद भी 2 लड़कों को यहाँ ले आए। सिद्धार्थ बोला, अंडरस्को, तुम पता है हमारे पास पैसों की कितनी किल्लत है। यहाँ रहेंगे तो कुछ पैसे हम भी कमा लेंगे और क्या पता जाते जाते मेरी तनख्वाह भी बढ़ा दे। मैंने थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोच लिया, और रही बात मोहल्ले की, तो हम मोहल्ले में जानते ही किसको है। अभी तो हमने यहाँ शिफ्ट किया है, कुछ नहीं होगा। वामिका ने सिद्धार्थ के माथे पर 2 उंगलियां लगाए और उसके सिर को हल्का सा पीछे की ओर धकेलते हुए बोली, अंडरस्को, अकल नहीं है तुम्हारे अंदर, बेवकूफ कहीं के। आसपास के लोग क्या सोचेंगे? सिद्धार्थ को हल्का सा गुस्सा आया और वो बोला, अंडरस्को, लोग हमें खाने के लिए नहीं देते। वामिका गुस्सा करते हुए धीरे से बोली, अंडरस्को, तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी, बहुत मनमानी करने लगे हो। फिर वो दरवाजे के पीछे से आकर वेदांत को देखकर बोली, अंडरस्को, अंदर आइए साहब। वेदांत तो अभी बहुत ज्यादा हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो कैसे रिएक्ट करे। उसके लिए तो एक सपने जैसा था, दिमाग में 1000 सवाल चल रहे थे, जिसका जवाब सिर्फ वामिका के पास था। वामिका को तो पता भी नहीं था कि वेदांत जैसा इतना बड़ा बिजनेसमैन उसे वन साइड लव करता है। वेदांत अपने ही ख्यालों में था। वो इतने में वामिका ने फिर कहा, अंडरस्को, अंदर आइए साहब। और तभी पीछे से सार्थक ने वेदांत की बाजू पकड़ी और उसे हिलाते हुए होश में लेकर आया और बोला, अंडरस्को, अंदर नहीं चलना। वेदांत ने हमें गर्दन हिलाई और सार्थक वेदांत को लेकर अंदर आ गया। वेदांत की नज़र भूमिका पर ही टिकी हुई थी। वामिका किचन में गई और 2 गिलास पानी लेकर आई। वामिका ने पानी वेदांत की ओर बढ़ाया। वेदांत ने पानी का गिलास उठा लिया, लेकिन वो अभी भी हैरान था। फिर उसने सार्थक की ओर पानी बढ़ाया तो सार्थक ने भी पानी का गिलास पकड़ लिया। सार्थक ने देखा तो वो घर 2 मंजिला था।
नीचे एक कमरा, रसोई और छोटा सा हॉल और शायद 2 कमरे ऊपर होंगे। ये सार्थक ने अंदाजा लगा लिया था। घर रहने लायक तो था, लेकिन घर में बहुत ज्यादा सामान नहीं था। एक सोफा था, 2 कुर्सियां, एक छोटी सी टेबल, कमरे के अंदर शायद एक बेड था, छोटा सा किचन। घर की हालत देखकर ही पता चल रहा था कि वामिका और सिद्धार्थ बस अपना गुजारा कर रहे हैं। सार्थक ने पूरा पानी पिया और गिलास ट्रे में रख दिया। फिर उसने सिद्धार्थ की ओर देखकर बोला, अंडस्को, ये तुम्हारी बहन है? सिद्धार्थ ने हाँ में गर्दन हिला दी। सार्थक ने दूसरा सवाल किया, अंडस्को, और तुम्हारी दूसरी बहन? सिद्धार्थ बोला, अंडस्को, मेरी कोई दूसरी बहन नहीं है। ये सुनते ही सार्थक की आंखें हैरानी से फैल गई। चैप्टर 535 पता भी चल गया कि तू लड़का नहीं लड़की है। सार्थक हल्के गुस्से में बोला, अंडस्को, अब ये भी तुमने झूठ बोला था। तुमने नहीं कहा था कि वहाँ 2 लड़कियां रहती हैं, एक ये रही, दूसरी कहाँ है? सिद्धार्थ ने अपना सलाइवा गटगटाते हुए कहा, अंडस्को, नहीं, सब झूठ नहीं बोला। वो मेरी दूसरी बहन बाहर पढ़ने गई है, वो हॉस्टल में रहती है। सार्थक ने सिद्धार्थ की बात पर यकीन कर लिया। तभी वेदांत बाहर की तरफ जाने लगा। सार्थक ने वेदांत का हाथ पकड़ा तो वेदांत बोला, अंडस्को, एक कॉल करके आता हूँ। इतना कहकर उसने सार्थक का हाथ झटका और बाहर चला गया। सार्थक ने सिद्धार्थ को देखकर कहा, अंडस्को, खाना पानी कुछ मिलेगा कि नहीं? सुबह घर से बस नाश्ता करके आए हैं। सिद्धार्थ ने हमें गर्दन हिलाए और वामिका की ओर देखकर कहा, अंडस्को, वामिका साहब के लिए खाना बना दो। वामिका ने एक नज़र गुस्से में सिद्धार्थ को देखा और चुपचाप किचन में चली गई। ज्यादा बड़ा किचन नहीं था, छोटा सा ही था। वामिका जाकर वहां खाना बनाने लगी। सार्थक ने अपने दोनों हाथ खोलकर अंगड़ाई तोड़ी तो उसका एक हाथ सिद्धार्थ की आंख में लग गया। सिद्धार्थ ने अगले ही पल अपना चश्मा पकड़ लिया। अगर वो चश्मा नहीं पकड़ता तो उसका चश्मा गिर जाता और बिना चश्मे के उसे धुंधला धुंधला दिखाई देता था। सिद्धार्थ ने अपना चश्मा ठीक किया और फिर सार्थक को देखकर बोला, अंडस्को साहब, थोड़ा छोटा घर है, आप एडजस्ट तो करोगे ना? सार्थक ने अगले ही पल सिद्धार्थ के गले में अपनी एक बाहें लपेटकर उसे अपने हल्का सा सीने से लगाकर उसकी आंखों में देखकर बोला, अंडस्को, हाँ कर लूंगा, तू ये बता किराया कितना लेगा? सिद्धार्थ के दिल की धड़कन बढ़ गई। उसने अपना चश्मा ठीक किया और बोला, अंडस्को साहब, जो आपको ठीक लगे दे देना, लेकिन मैंने कहा था ना, मुझे कोई छुए, मुझे पसंद नहीं। सार्थक ने सिद्धार्थ को छोड़ दिया और फिर वहीं पड़े एक सोफे पर बैठने लगा। लेकिन सार्थक पूरी तरीके से बैठता उससे पहले ही सिद्धार्थ बोला, अंडस्को साहब, रुक जाइए। सार्थक बैठता बैठता रुक गया। सिद्धार्थ जल्दी से सोफे के पास गया और उसने सोफे के एक पैर के नीचे ईंट लगा दी और फिर बोला, अंडस्को साहब, बैठ जाए। वो सोफा एक तरफ से झुका हुआ है, जिस वजह से बैलेंस नहीं बनता, पर मैंने ईंट लगा दी, अब बैलेंस बन जाएगा। सार्थक को थोड़ा सा सिद्धार्थ की कंडीशन देखकर बुरा लगा, लेकिन फिर वो बैठ गया। वहीं बाहर वेदांत किसी को फोन पर कह रहा था, अंडस्को, इतना वक्त नहीं है मेरे पास, मैं तुम्हें वामिका की फोटो भेज रहा हूँ। जितनी जल्दी हो सके मुझे इस लड़की के बारे में पता करके बताओ। इस लड़की की लाइफ में एक लड़का था जिससे ये प्यार करती थी और दोनों शादी करने वाले थे। अचानक से वो लड़का कहाँ चला गया और ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? ये तो दिल्ली में थी ना? दूसरी तरफ से आवाज आई, अंडस्को सर, मैं किसी काम से थाईलैंड आया हुआ हूँ, 1 महीने बाद आऊंगा। ये सुनते ही वेदांत को गुस्सा आ गया और वो बोला, अंडस्को, थाईलैंड में कौन सा काम होता है मुझे पता है, पहली फ्लाइट लेकर इंडिया आओ और मैंने जो काम बताया है वो काम करो। दूसरी तरफ से आवाज आई, अंडस्को सर, आप समझ नहीं रहे, मैं पहले थाईलैंड रहूंगा, उसके बाद बैंकॉक जाऊंगा, उसके बाद ही इंडिया आऊंगा। प्लीज सर, सिर्फ 30 दिन की तो बात है। वेदांत ने गुस्से में कहा, अंडस्को, 30 दिन में मैं 30 बार मर जाऊंगा। मैं वामिका की सूनी आंखें नहीं देख सकता, मुझे जानना है कि उसकी लाइफ में क्या हुआ। मैंने कॉलेज क्या छोड़ा, मेरे एक तरफा प्यार की जिंदगी बेरंग हो गई और तू कह रहा है कि 30 दिन की बात है। वो आदमी दूसरी तरफ से बोला, अंडस्को सर, प्लीज हाथ जोड़कर कह रहा हूँ, मान जाए ना सर, मेरा पैकेज वेस्ट हो जाएगा और मैं यहाँ कोई ऐसा वैसा काम करने नहीं आया हूँ।
अपनी वाइफ को लेकर आया हूँ। सर मैं वापस आ गया ना तो मेरा डाइवोर्स हो जाएगा। सर शादी के 4 साल बाद पहली बार अपनी बीवी को लेकर घूमने आया हूँ। सर प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। वो क्या है ना, मेरी बीवी कंसीव नहीं कर पा रही जिस वजह से वो परेशान रहती है। उसका मूड ठीक करने के लिए यहाँ आ गया। सर मैं आते ही आपका काम कर दूंगा। सर प्लीज, सिर्फ 30 दिन की बात है। उस आदमी की दुख भरी कहानी सुनकर कहीं ना कहीं वेदांत को उस पर तरस आ गया। वो बोला, अंडरस्को, ठीक है, सिर्फ 30 दिन, उसके बाद तू इंडिया आएगा। और 2-3 तारीख को मुझे पता करके बताया कि वामिका की जिंदगी में क्या हुआ है। इतना कहकर वेदांत ने फोन कट कर दिया और फिर पलटकर उस घर को देखा। वेदांत को खुद नहीं पता था उसे खुश होना चाहिए या दुखी। लेकिन एक बात तो तय थी, वेदांत का प्यार बहुत प्योर था। वो वामिका को ऐसे नहीं देख सकता था। इतना तो वो भी समझ गया था कि वामिका की जिंदगी में कुछ तो हुआ है, जो वो अपनी जिंदगी ऐसी बिता रही है। और तभी सार्थक की आवाज आई, अंडरस्को, वेदांत अब क्या बाहर ही खड़ा रहेगा, आजा खाना खा लेते हैं। वेदांत अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने देखा सार्थक सोफे पर बैठा हुआ था और उसके सामने एक टेबल थी जिस पर खाना रखा हुआ था और सिद्धार्थ किसी नौकर की तरह खड़ा हुआ था, जैसे सार्थक उसे कुछ लाने के लिए कहेगा और सिद्धार्थ जल्दी से किचन में से जाकर वो सामान लेकर आ जाएगा। वेदांत भी आकर सार्थक के पास बैठ गया। सिद्धार्थ जल्दी से किचन में गया और वहां से एक थाली वेदांत के लिए भी लेकर आया और उसने टेबल पर थाली रख दी। वेदांत ने थाली को देखा, उसमें रोटी, सब्जी, चावल, रायता और सलाद थे। वेदांत ने सिद्धार्थ की ओर देखकर कहा, अंडरस्को, तुम्हारी बहन ने बनाया है। सिद्धार्थ ने हमें गर्दन हिला दी। वेदांत उस खाने को ही देखता रहा। ये पहली बार था कि वो वामिका के हाथ का खाना खाने वाला था और वेदांत तो जानता था कि वो आज कितना खुश था। उसने पूरी दुनिया घूमी हुई थी, कितनी ही कंट्री के फेमस होटल और रेस्टोरेंट का खाना खाया हुआ था। इंडिया में तो शायद ही कोई ऐसा रेस्टोरेंट या होटल होगा जिस खाने का स्वाद वेदांत और सार्थक ने चखा ना हो। लेकिन आज वेदांत उस थाली को निहार रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो खाने को कभी ना खाए, अपने पास रख ले। इतने में सिद्धार्थ बोला, अंडरस्को, साहब खा लीजिए, पसंद नहीं है तो वामिका से कहकर कुछ और बनवा देता हूँ। वेदांत ने सिद्धार्थ की ओर देखा और बोला, अंडरस्को, नहीं खाना तो देखने में ही बहुत टेस्टी है। इतना कहकर वेदांत ने रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा और उसमें सब्जी लेकर खाया। वेदांत की आंखों में हल्का सा पानी आ गया। वो बहुत इमोशनल हो गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो वामिका के हाथ का खाना खाएगा, लेकिन वामिका की कंडीशन देखकर उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसे नहीं पता था कि वामिका की जिंदगी में क्या हुआ है और ये जानने के लिए वो बेचैन हो रहा था। धीरे धीरे वेदांत ने पूरा खाना खा लिया और थाली सिद्धार्थ की ओर बढ़ाते हुए कहा, अंडरस्को, तुम्हारी बहन बहुत अच्छा खाना बनाती है, बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा। इतना कहकर उसने किचन की ओर देखा जहां वामिका खड़ी हुई थी। कुछ सेकंड के लिए वामिका और वेदांत की नजरें एक दूसरे से टकराई, लेकिन अगले ही पल वामिका ने अपनी पलकें झुका ली और किचन के अंदर चली गई। वेदांत ने एक गहरी सांस ली। सार्थक भी खड़ा होकर बोला, अंडरस्को, हाँ तो सिद्धार्थ, सोना कहाँ है? सिद्धार्थ ने सीढ़ियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, अंडरस्को, साहब ऊपर 2 कमरे हैं, एक कमरे में सामान है और दूसरा कमरा खाली पड़ा है। मैं उसे अभी ठीक करके आता हूँ, मतलब आप लोगों के लिए सोने के लायक बनाकर आता हूँ, जब तक आप यही बैठे रहिए। इतना कहकर सिद्धार्थ तेज कदमों से सीढ़ियों से होता हुआ ऊपर चला गया। थोड़ी देर बाद सार्थक भी सीढ़ियों की ओर जाता हुआ बोला, अंडरस्को, वेदांत, मैं जा रहा हूँ, तुम भी आ जाना। वेदांत सोफे पर ही बैठा अपने फोन की स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहा था और वो अपने फोन में वामिका की कॉलेज टाइम की फोटो देख रहा था। इस वामिका में और कॉलेज टाइम की वामिका में तो बहुत फर्क था। ऐसा लग रहा था कि वो वामिका को नहीं बल्कि उसकी किसी हमशक्ल को देख रहा था। सार्थक जब ऊपर आया तो उसने एक कमरे की तरफ झांक कर देखा तो उस कमरे में बहुत सारा सामान था, अजीब सा लोहा, मशीन, पता नहीं क्या क्या। वहीं दूसरी तरफ का कमरा पूरे तरीके से खाली पड़ा हुआ था। सार्थक ने उस कमरे में झांक कर देखा तो सिद्धार्थ उस कमरे को साफ कर रहा था। शायद सिद्धार्थ और वामिका उस कमरे का इस्तेमाल नहीं करते थे। सिद्धार्थ ने सारा कमरा साफ किया और सार्थक कमरे के बाहर खड़ा हुआ उसे देखता रहा।
साफ करने के बाद सिद्धार्थ ने 2 गद्दे बिछाए, उस पर एक चादर बिछाई और फिर जैसे ही पलटा वैसे ही सार्थक से टकरा गया। सार्थक ने एक आईब्रो चढ़ाकर सिद्धार्थ को देखा और बोला, अंडरस्को, तुम्हें तो किसी का छूना पसंद नहीं, अब तुम मुझसे खुद ही टक्कर मार रहे हो। सिद्धार्थ थोड़ा सा शर्मिंदगी के साथ बोला, अंडरस्को, नहीं साहब, गलती से लग गई, मुझे नहीं पता था पीछे खड़े हैं, आप आइए अंदर, मैंने कमरा साफ कर दिया, सो जाइए। सार्थक अंदर आ गया और नीचे जमीन पर पीछे गद्दे को देखकर बोला, अंडरस्को, बैग नहीं है। सिद्धार्थ ने कहा, अंडरस्को, नहीं साहब, बैग तो नहीं है, आप आज की रात बिता लीजिए, कल मैं आपके लिए इसी कॉलोनी में एक अच्छा सा घर ढूंढ दूंगा जहां आपको सारी सुविधा मिलेगी। सार्थक गेंदों पर पसरता हुआ बोला, अंडरस्को, नहीं रहने दो, इतना बुरा भी नहीं है, एडजस्ट कर लेंगे। इतना कहकर उसने अपनी जेब में से गाड़ी की चाबी निकाली और सिद्धार्थ की ओर बढ़ाते हुए कहा, अंडरस्को, गाड़ी में से मेरा कुछ सामान है, लाकर दे दोगे? लैपटॉप होगा, एक टैब होगा, चार्ज होगा, पानी की बोतल होगी। सिद्धार्थ ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को, साहब मुझे नहीं पता वो महंगी वाली गाड़ी कैसे खुलती है। सार्थक ने गाड़ी की चाबी उछाली और सिद्धार्थ ने कैच कर ली। सार्थक बोला, अंडरस्को, नीचे वेदांत को गाड़ी की चाबी दे दो और कह देना कि गाड़ी में से सामान निकाल कर ले आए, वो निकाल देगा। सिद्धार्थ ने हमें गर्दन हिलाए और चुपचाप वहां से चला गया। उसके जाते ही सार्थक खुद से बोला, अंडरस्को, बहुत इनोसेंट है, पता नहीं इस दुनिया में कब तक टिकेगा। वही वेदांत बैठा रहा, चोर नजरों से किचन की तरफ देख रहा था, जैसे सोने से पहले एक बार वामिका को देखना चाहता हो। फिर कुछ सोचकर उसने हल्का सा खांसा और बोला, अंडरस्को, थोड़ा पानी मिलेगा? वामिका जो कि किचन में काम कर रही थी, उसने वेदांत की आवाज सुन ली और एक गिलास पानी लेकर बाहर गई। उसने वेदांत की तरफ गिलास बढ़ाते हुए, अंडरस्को, साहब पानी। वेदांत ने पानी ले लिया और एक एक घूंट पीने लगा। वेदांत के मन में न जाने कितनी हलचल हो रही थी, लेकिन उसे अपनी हलचल को शांत करने के लिए 30 दिन का इंतजार करना पड़ता। पानी पीने के बाद उसने गिलास वामिका की ओर बढ़ा दिया और वामिका गिलास लेकर फिर से किचन में चली गई। ना चाहते हुए भी वेदांत सोफे से खड़ा हुआ, लेकिन तभी सिद्धार्थ वेदांत के सामने आकर उसे गाड़ी की चाबी देता हुआ बोला, अंडरस्को, साहब, दूसरे साहब ने कहा है कि गाड़ी में से सामान निकाल कर ले आओ। वेदांत ने गाड़ी की चाबी ले ली और बाहर की तरफ चला गया। सिद्धार्थ सीधा किचन में गया और वामिका को देखकर बोला, अंडरस्को, खाना कम तो नहीं पड़ा? वामिका ने नामे गर्दन हिला दी और बोली, अंडरस्को, नहीं पूरा था, लेकिन अब हमारे खाने के लिए कुछ नहीं है और सुबह भी मैं नाश्ते में क्या बना कर दूंगी। सिद्धार्थ बोला, अंडरस्को, वेदांत साहब को ऊपर जाने दो, मैं बाहर से कुछ लेकर आ जाऊंगा, कल का खाने के लिए भी हो जाएगा। वामिका ने हमें गर्दन हिलाए और तभी सिद्धार्थ ने कुछ आहट सुनी। वेदांत अपना सामान लेकर घर के अंदर इंटर कर रहा था। उसने एक नज़र सिद्धार्थ को देखा और बोला, अंडरस्को, मैं भी सोने जा रहा हूँ। सिद्धार्थ ने हमें गर्दन हिलाए और वेदांत भी वहां से चला गया। उसके जाते ही सिद्धार्थ ने अपनी जेब में से पैसे निकाले। ये वही पैसे थे जो आज उसे मजदूरी में मिले थे। वामिका बोली, अंडरस्को, तू पागल हो गई है, क्या कर क्या रही है तू? अगर इन्हें पता भी चल गया कि तू लड़का नहीं लड़की है तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? तुझे समझ नहीं आता कि तू गलत कर रही है? सिद्धि, होश में आ, ये तरीका सही नहीं है। हम इतने भी फाइनेंशियल परेशान नहीं है कि तुझे ऐसा काम करना पड़े। सिद्धि बोली, अंडरस्को, वामिका, पैसा कमाना आसान नहीं है। मैंने अपनी डिग्री इस्तेमाल करके देख लिया, कोई जॉब नहीं देता और तुम भी अच्छे से जानती हो कि हम पैसों के लिए कितने परेशान हैं। वामिका सिद्धि के गाल पर हाथ रखकर बोली, अंडरस्को, हालत देख अपनी क्या कर ली तूने। मैं कल बैंक जाती हूँ, क्या पता पैसे मिल जाए।